नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के आमने सामने आने से क्या अस्थायी युद्ध विराम टूटने का खतरा बना हुआ है? क्या ट्रंप के द्वारा ईरान के साथ फिर बातचीत के संकेत से आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में शांति को लेकर कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है? साथ ही एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात क्या हैं और क्या रणभूमि में रूस पहले से कुछ कमजोर हुआ है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से भड़का ईरान, लाल सागर और अन्य जलमार्गों को बंद करने की दी धमकी। चीन भी नहीं तोड़ पाया बाधा। अमेरिका का दावा 24 घंटे में नहीं गुजर पाया कोई जहाज। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, जंग खत्म होने के बेहद करीब। कहा अगले 2 दिनों में हो सकती है कुछ अहम प्रगति। ईरान ने कहा वार्ता की नहीं कोई जानकारी। मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जारी। 3 दशक बाद इजराइल लेबनान के बीच वाशिंगटन में बातचीत। इजराइल की हिजबुल्लाह को हथियार डलवाने में मदद की अपील। इजराइल का हमला जारी, हिजबुल्लाह का भी करारा पलटवार। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में एक और नौका पर अमेरिकी सेना का हमला। कम से कम 4 लोगों की मौत। सितंबर से शुरू हुए अभियान में अब तक 175 की जा चुकी है जान। हंगरी में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। चुनाव में भारी जीत के बाद पीटर मग्यार ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। सरकारी मीडिया को निलंबित कर नया कानून बनाने की घोषणा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है। वहीं ईरान ने बातचीत के जरिए समाधान की बात कही है और रूस ने यूरेनियम संभालने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है। ट्रंप के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही युद्ध विराम या शांति समझौते की दिशा में बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में कुछ अहम प्रगति हो सकती है। हालांकि क्षेत्र में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आगे की बातचीत अहम मानी जा रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मौजूदा सीज फायर को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस बीच ईरान ने कहा है कि विवादों का समाधान संवाद के जरिए ही संभव है। राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी शर्तें थोपने या उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की कोशिश न करे। उनका ऐसा कोई भी प्रयास सफल होने वाला नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता फिर से जल्द हो सकती है। हालांकि ईरान ने कहा आगे की बातचीत को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है। नई शांति वार्ता की संभावना के बीच रूस ने एक बार फिर ईरान के समृद्ध यूरेनियम को संभालने का प्रस्ताव दिया है। ईरान के पास मौजूद उच्च समृद्ध यूरेनियम का भंडार अमेरिका के साथ वार्ता में बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान से अपने संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने और लगभग 460 किलोग्राम यूरेनियम को हटाने की मांग की है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी का असर अब दिखने लगा है। चीन के स्वामित्व वाला टैंकर रिच स्टार्री इस नाकाबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा और उसे वापस हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर लौटना पड़ा। शिपिंग डेटा के अनुसार ये टैंकर ओमान की खाड़ी से निकलने के बाद फिर से वापस लौट आया। इससे पहले एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी में जहाजों को इंटरसेप्ट कर रही है। इन जहाजों को बीच समुद्र में रोककर वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कल खबर आई थी कि हॉर्मुज को 4 जहाज पार करने में सफल हुए हैं, जिसमें 2 ईरानी जहाज भी शामिल थे। अमेरिकी कमांड ने कहा कि इस रास्ते से पूरा व्यापार ठप कर दिया गया है।
इस बीच चीन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उसने ईरान को किसी प्रकार की सैन्य मदद की है। चीन अमेरिका के इन आरोपों को पूरी तरह मनगढ़ंत और भ्रामक बता रहा है। इससे पहले एक अखबार ने ईरान द्वारा चीनी जासूसी सैटेलाइट के इस्तेमाल का दावा किया था। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2024 के अंत में चीन से T-01B सैटेलाइट हासिल किया था। इस सैटेलाइट के जरिए ईरानी सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में इन ठिकानों की तस्वीरें ली गईं। ईरान ने इस सैटेलाइट के जरिए मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उधर 3 दशकों के बाद लेबनान के साथ वाशिंगटन में पहली वार्ता के बाद इजराइल ने फिर हमले किए हैं। और ताजा घटनाक्रम पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसआर तायल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, पहला सवाल ये है कि जो अमेरिका की ओर से एक नाकाबंदी वहां पर की गई है और जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि बातचीत हो सकती है, क्या कहेंगे आप? अमेरिका की इस नाकाबंदी का कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि जो भी दोनों देशों में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी बातचीत चल रही है, बातचीत अवश्य चल रही है। और पाकिस्तान उसमें मैसेंजर भी है और मध्यस्थ भी है। ये भी सूचना आ रही है कि शायद पाकिस्तान से कुछ लोग ईरान जाएंगे आज ही, शायद कुछ बातचीत करने। राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान आया है कि शायद 1-2 दिन में कोई बड़ा ज़बरदस्त समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में हो सकता है। देखिए, पिछली बार जो इस्लामाबाद में जो बातचीत टूटी, उसमें जो मेन मुद्दा है वो है परमाणु बम बनाने की क्षमता। जो ईरान जिस तरफ बढ़ना चाहता है, अमेरिका सोचता है कि वो परमाणु बम की तरफ बढ़ रहा है, और जो यूरेनियम समृद्ध कर किया हुआ है, जो जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, जो उनके पास अभी है करीब 400 किलो, वो पहले भी उन्होंने JCPOA के अंतर्गत रशिया को भेजा था, और अब जो है वो अगर रशिया ले सकता है उसको। दूसरी चीज ये जो आ रही है कि अमेरिका की तरफ से ये डिमांड है कि ईरान हमेशा के लिए यूरेनियम, कम से कम 50 वर्ष के लिए, ये कहा जा रहा है, यूरेनियम को समृद्ध करने की कोई भी क्षमता ना रखे और उसकी तरफ ना जाए। देखिए, कोई भी देश जो सॉवरेन है, जो डेमोक्रेट जो है, वो इस तरह की कंडीशन को नहीं मानेगा। ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में उसने सिग्नेचर किए हुए हैं। उसमें 3%, 3.3, 3.4% तक यूरेनियम एनरिचमेंट का अलाउड है। तो ईरान इस बात को नहीं मानेगा। अब बात तो दबाव के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्लॉकेट कर दिया। ब्लॉकेट केवल ईरान के पोर्ट्स पर है और ईरान जाने वाले जहाज़ों पर है या ईरान से आने वाले जहाज़ों पर है। इस पर चीन ने बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल किए हैं, और मैं समझता हूं कि प्राइवेटली अमेरिका को बड़ा क्लियर मैसेज दिया होगा। और उनके एक एडमिरल का एक ये स्टेटमेंट आया था कि चीन के ईरान के साथ कुछ समझौते हैं, कुछ एग्रीमेंट है, और चीन उन एग्रीमेंट्स को ऑनर करेगा। इसका मतलब है कि अगर चीन का कोई जहाज ईरान की तरफ जाता है तो क्या अमेरिकन नौसेना की ये हिम्मत होगी, और मैं बड़े केयरफुली ये शब्द यूज कर रहा हूं, वो चीन के जहाज को रोके। इससे इसका जो मतलब है वो राष्ट्रपति ट्रंप भी समझते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के एडवाइजर्स भी समझते हैं। लेकिन सर, क्या चीन को इससे दिक्कत नहीं है कि ईरान हॉर्मुज को रेगुलेट करे, अपनी मनमर्जी वहां पर चलाए? इससे कोई दिक्कत नहीं है चीन को? नहीं, देखिए, चीन को दिक्कत है, पर चीन के तो जहाज वो ईरान अलाउ कर रहा था, भारत के भी जहाज अलाउ कर रहा था, अपने मित्र देशों के जहाज तो अलाउ कर रहा था। तो वो जो देश जिन्होंने ईरान पे हमला किया है, उनके जहाजों को अगर मना कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि उस पर तो कोई गलत काम नहीं कर रहा। पर मोटी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ना ईरान का कोई संप्रभुत्व है, ना अमेरिका का है। भारत और दुनिया के सब देश चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली रहे, ना ईरान उसे रोके ना अमेरिका उसे रोके। दोनों गलत कर रहे हैं, ईरान ने गलत किया, अमेरिका ने गलत किया।
नहीं तो जो अमेरिका का कहना है कि वहां पर ईरान इसको पूरी तरह से फ्री करे और नेविगेशन की वहां पर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जो इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन है इसके लिए उसका उसको वहां पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बातचीत के बाद क्या ईरान इसके लिए मान जाएगा? क्योंकि ईरान की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि वो वहां पर एक नई रिजीम स्थापित करेगा, नया सिस्टम बनाएगा वहां पर। देखिए, अमेरिका को तो किसी रूल्स और रेगुलेशंस की बात करने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, तो वो तो बात अलग रही। पर ईरान का देखिए, ये सब निगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं, और इसमें क्या फैसला होगा ये दोनों देशों की क्या क्षमता है उस पर निर्भर करेगा। अब जब राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि वो एक मेगा डील हो सकती है 2 दिन में, तो उनके पास भी कुछ सूचना है, कुछ उनके पास कुछ देने के लिए है और कुछ रेड लाइंस हैं। और ईरान का जो आज वक्तव्य आया है कि जो भी कोई और देश का शिप अगर जाएगा हॉर्मुज से तो वो उसको हमला करेंगे, तो वो अपनी तरफ से दबाव डाल रहे हैं, अमेरिका अपनी तरफ से दबाव डाल रहा है। जो मेन मुद्दा है, मैं समझता हूं कि कंपेंसेशन का नहीं है, लेबनान का भी नहीं है। मेन मुद्दा है कि जो यूरेनियम का समृद्धिकरण है, एनरिचमेंट है, उस पर कोई फैसला होता है। जो ईरान ने कहा है कि वो 5 वर्ष नहीं करेगा, अमेरिका का कह रहा है सर कि थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम है। जो यूरेनियम के इनरिचमेंट को लेकर के जो अभी खबरें आ रही हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड करने के लिए ईरान तैयार है, उसको ब्लेंड करके उसको डिग्रेड करने के लिए तैयार है। लेकिन जो 20 साल 50 साल के बाद अमेरिका कह रहा है, शायद वहां पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ईरान 3-4 साल के लिए तो तैयार है। सर जल्दी से आप इस पे कमेंट कर दीजिए। जी, वो शायद ऐसा खबर आ रही है कि 5 साल के लिए तैयार है। तो ये सब नेगोशिएशंस की बातें हैं, और हो सकता है कुछ फैसला हो जाए, पर दबाव अमेरिका के ऊपर भी है, ईरान के ऊपर तो बहुत है ही। पर अमेरिका भी, मेरे ख्याल विचार है कि इस लड़ाई को राष्ट्रपति ट्रम्प जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं और इस उलझन से निकलना चाहते हैं। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। रूस ने दक्षिणी बंदरगाहों पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत कर रहे हैं। नॉर्वे और जर्मनी के साथ नए समझौते किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के साथ रोबोट और ऑटोमेटेड मशीनें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस को जंग में मात देने के लिए यूरोपीय देशों के साथ सैन्य समझौतों को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं युद्ध के मैदान में रूस ताबड़तोड़ हमले कर कीव को भारी नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। पिछली रात को रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग कर दक्षिणी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इसमें कम से कम 7 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कल शाम 6 बजे से लेकर पूरी रात भर 324 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से 309 ड्रोन नष्ट कर दिए गए, लेकिन 13 ड्रोन और मिसाइलें 9 अलग अलग जगहों को भेदने में सफल रहीं। दक्षिण पूर्वी शहर निप्रो पर हुए हमले में 9 मंजिला रिहायशी इमारत और प्रशासनिक इमारत को नुकसान पहुंचा है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई देशों के दौरे पर हैं। नॉर्वे के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत नॉर्वे यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन में सहयोग करेगा, जबकि यूक्रेन नॉर्वे के साथ डेटा, सूचना और तकनीक साझा करेगा। उधर जर्मनी ने भी यूक्रेन के रक्षा और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ज़ेलेंस्की का अगला पड़ाव अब इटली है, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच ईयू के एक अधिकारी ने कहा है कि हंगरी में सत्ता परिवर्तन से यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो की धनराशि जारी करने में मदद मिल सकती है और कीव के संघ में शामिल होने के रास्ते साफ हो सकते हैं।
हंगरी के चुनाव में करारी हार झेलने वाले विक्टर ऑर्बन को यूरोपीय संघ में रूस का बड़ा समर्थक माना जाता था। उन्होंने ईयू की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज को वीटो कर रखा था, जिससे संघ में लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं हंगरी के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार पीटर मगियार ने विक्टर सरकार के कई बड़े फैसलों को रद्द करने का वादा किया है। उन्होंने कैबिनेट गठित होते ही प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मीडिया प्रसारण को निलंबित कर नए कानून बनाने की घोषणा की है। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से ये युद्ध जारी है। सहयोगियों की मदद से यूक्रेन आज भी मैदान में टिका हुआ है। हालांकि इस दौरान उसे बड़े पैमाने पर सैन्य नुकसान झेलना पड़ा है। पहले ही सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ रोबोट और अपने आप चलने वाली मशीनें युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यूक्रेन में निर्मित इन रोबोट से सैनिकों की जान बचाने में सहयोग मिल रहा है और यूक्रेन का कम से कम नुकसान हो रहा है। इन रोबो मशीनों का इस्तेमाल आपूर्ति पहुंचाने, घायलों को निकालने, बारूदी सुरंग हटाने और रक्षात्मक मोर्चों को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। तायल साहब, रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर वहाँ पर एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, दूसरी तरह कई तरह की डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरह से ज़ेलेंस्की विभिन्न देशों में जाकर के कई तरह के समझौते कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इसको लेकर के? देखिए, यूक्रेन का इस समय जो खास मददगार है वो यूरोपियन देश हैं। अमेरिका पहले भी मदद नहीं कर रहा था और जो भी हथियार वो दे रहे थे वो यूरोप उसके लिए पैसे दे रहा था। और इस समय अमेरिका का जो पूरा ध्यान है वो यूक्रेन पर बिल्कुल नहीं है, वो ईरान के ऊपर है। और जो पिछली जो भी वार्तालाप हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो फरवरी में हुआ था। और जो वहाँ अमेरिका के स्टीव विटकॉफ साहब और जावेद कुशनर साहब वहाँ भी मध्यस्थ हैं यूक्रेन और रशिया वॉर में। और यहाँ अमेरिका ईरान जो भी बातचीत हो रही है उसमें भी मध्यस्थ है। तो उनका दिमाग इस समय बिल्कुल ईरान के ऊपर है। इस समय यूक्रेन अपने को थोड़ा कुछ अलग थलग पा रहा है, क्योंकि देखिए दुनिया का जो पूरा ध्यान है वो गल्फ पर है, क्योंकि उससे दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और अगर ये युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, पर्शियन गल्फ का, फारस खाड़ी का ईरान के ऊपर हमला, तो बहुत ही गंभीर परिणाम दुनिया की इकोनॉमी में सभी देशों को होंगे। इस तरह पर यूक्रेन रशिया की वार तो पिछले 4 साल से चल रही है, 5वां साल शुरू हो गया, पर उसका दुनिया की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे इतना गंभीर परिणाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो युद्ध है वो इस समय दुनिया के सोच में कुछ पीछे चला गया है। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की साहब, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जर्मनी गए, नॉर्वे गए, नॉर्वे से वो कह रहे हैं कि आप मध्यस्थता करें। अब अमेरिका तो बहुत दूसरी तरफ लगा हुआ है। पर जो आपने कहा कि करीब 22,000 रोबोटिक मिशंस यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बॉर्डर पे किए हैं, ड्रोन अटैक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में हताहत लोग तो बहुत हुए हैं, दोनों तरफ हुए हैं, रूस में भी हुए हैं, यूक्रेन में भी हुए हैं। तो यूक्रेन का रणनीति ये है कि उनके जो फौजी हैं, जो जवान हैं, वो हताहत ना हो। और उनके यूक्रेन के पास बहुत अच्छी क्षमता है रोबोटिक्स में, ड्रोन्स में, और आर्मर्ड कार्स, जो व्हीकल्स हैं जो अनमैन्ड होती हैं, वो चली जाती है, रफ टेरेन में भी चली जाती है। और उनसे हमला करके उन्होंने ये कहा है कि कई रशियन जो पोजीशंस थी, जो पोस्ट थी, उनको भी कब्जा कर लिया है। तो ये लड़ाई एक नए रूप में सामने आ रही है, पर लड़ाई खत्म होने के तो कोई लेकिन अगर हम युद्ध भूमि की बात करें तो बहुत ज्यादा ड्रोन्स पर, मशीनों पर डिपेंड होके ये लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को कोई बड़ी सफलता मिल रही है। कहीं इसका कोई नेगेटिव फर्क तो नहीं आएगा यूक्रेन पर? देखिए, सफलता नहीं मिल रही है ना। रशिया भी कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है यूक्रेन में, ना यूक्रेन उनको पीछे धकेल पा रहा है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन युद्ध रेखा में हो रहा है। तो लड़ाई समाप्त होने की तो मुझे अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं।
ये लो इंटेंसिटी की लड़ाई यूक्रेन और लेकिन सर, इस सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि जब वहां पर युद्ध चल रहा है और बाहर से कोई दबाव भी नहीं डाला जा रहा है कि युद्ध बंद करे, और कोई मध्यस्थता भी इतनी जो जिस तरह से पहले अमेरिका कर रहा था अभी अमेरिका नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्रेमलिन की ओर से हम देख रहे हैं कि बार बार बयान आ रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएशंस कर सकते हैं। तो क्या क्रेमलिन इस मौके का फायदा उठा रहा है, क्या कुछ कर रहा है? देखिए, क्रेमलिन अभी वो ईस्टर, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर हुआ था तो 3 दिन के लिए उन्होंने युद्ध विराम भी किया था, पर दोनों तरफ से कहा गया कि हजारों युद्ध विराम को डिफाई किया गया। तो पर देखिए, रशिया की तो जो डिमांड है, राष्ट्रपति पुतिन की डिमांड रोज बदलती नहीं है। पिछले 15 साल से उनकी 2-3 डिमांड्स हैं और अब वो और बढ़ गई हैं पिछले 4-5 साल से, और वो उनसे पीछे हटेंगे ऐसा कोई संकेत वहां से नहीं आया है। तो युद्ध विराम के लिए तैयार है, वार्ता के लिए तैयार है, पर अपनी शर्तों पर। और जो यूक्रेन को मान्य नहीं है, ना यूरोप को मान्य है। अमेरिका शायद मान जाएगा, तो अब वार्तालाप हो सकता है, नॉर्वे भी शायद बीच में मध्यस्थता कर सकता है, पर उससे कोई नतीजा निकलेगा, मुझे इसकी उम्मीद अभी कम है। ठीक है सर। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान लावरोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल चीन का दौरा करेंगे। दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन की तैयारी है, जिसमें 2001 की मैत्री संधि समेत द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। H-1B वीजा नीति का दुरुपयोग करने वालों पर उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस वीजा पर आने वालों को अमेरिका के विकास में योगदान देना चाहिए और उस व्यक्ति को खुद को एक अमेरिकी की तरह समझना चाहिए। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। नए नियम के तहत H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म कर वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस लागू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। ग्रोसी के अनुसार योंगबियोन परमाणु परिसर में पुनर्संसाधन इकाई और हल्के जल रिएक्टर के संचालन में तेजी देखी गई। साथ ही अन्य परमाणु सुविधाओं के भी सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी गतिविधियां उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार उत्पादन क्षमता में बड़े विस्तार की ओर इशारा करती हैं। श्रीलंका में अमेरिकी पनडुब्बी हमले और इंजन फेल होने की घटनाओं के बाद संकट में फंसे ईरानी नौसेना के 2 जहाजों के 230 से अधिक नाविकों को स्वदेश भेज दिया गया है। श्रीलंका के रक्षा अधिकारियों ने बताया कि कुल 238 नाविकों को मंगलवार देर रात तुर्की के विमान से वापस भेजा गया। 4 मार्च को ईरान का नौसैनिक जहाज आइरिस डेना श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के बाहर अमेरिकी हमले का शिकार हुआ था, जिसमें 84 नाविकों की मौत हो गई थी। अंडमान सागर में एक नाव के डूबने से करीब 250 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक लापता हो गए हैं। UN रिफ्यूजी और माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक पिछले हफ्ते खराब मौसम और ओवरलोडिंग के कारण नाव डूब गई। यह नाव बांग्लादेश से मलेशिया जा रही थी। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने 9 अप्रैल को अपने एक जहाज के जरिए 9 लोगों को बचाया, लेकिन बाकी लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी करने वाले जहाज पर अमेरिकी सेना के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना ने इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। यह हमला एक दिन पहले हुई इसी तरह की एक और सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ है, जिसमें अमेरिकी सेना ने 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ट्रंप प्रशासन ऐसे मामलों में लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है।